हेलो एवरीवन, आई एम स्वीटी गोयल इन फ्रंट ऑफ यू। और आज हम करने वाले हैं हमारे वाटर चैप्टर का नेक्स्ट सेशन, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि डिसएडवांटेजेस ऑफ वाटर कि हार्ड वाटर से आपको क्या क्या नुकसान होते हैं। ठीक है, उनमें जो नुकसान होते हैं उनके बारे में हम कंप्लीट डिस्कशन करेंगे और हम किस तरह से हार्ड वाटर से जो डैमेज होता है उससे हम प्रिवेंट कर सकते हैं, अपने आप को बचा सकते हैं। ओके, इनसे रिलेटेड फिर हमारे न्यूमेरिकल्स आएंगे, आप कितना सोल्यूशन ऐड करते हैं तो हार्ड वाटर की जो हार्डनेस है वो रिमूव हो सकती है। सबसे पहले हम जो टॉपिक्स करने वाले हैं वो हमारे बोर्ड पे गिवन है। सबसे पहले हमारी है डिसएडवांटेजेस कि व्हाट आर द मेन डिसएडवांटेजेस। आपकी डिसएडवांटेजेस हार्ड वाटर की काफी फील्ड्स में है। हम अपने डेली लाइफ के लिए जो हम डोमेस्टिक यूज कहते हैं वहां पे भी हमारी बहुत हार्डनेस होती है, बहुत इसकी ज्यादा डिसएडवांटेजेस होती है। अगर हार्ड वाटर हमारे घर पे आता है, हमारा सोप सॉल्यूशन क्या होता है, ज्यादा वेस्ट होता है, हमारा फूड नहीं पकता। ठीक है, तो इस तरह से हमारे डोमेस्टिक पर्पज में इसका जो साइड इफेक्ट है। सेकंड, हमारा इंडस्ट्रीज में साइड इफेक्ट है कि इंडस्ट्रीज में काफी केमिकल्स होते हैं जो हमारे हार्ड वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करते। फर्नेंस होते हैं, उनके बॉयलर होते हैं, उनको वो डैमेज कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो किस में यूज होता है, हमारा बॉयलर्स में। ठीक है, हार्ड वाटर हमारा बॉयलर्स को भी क्या करता है, डैमेज करता है। बॉयलर्स हमारे ये थे कि जो क्या करता है, वाटर को स्टीम में कन्वर्ट्स करते हैं। आपके काफी तरह के थर्मल पावर प्लांट्स होते हैं, पावर प्लांट्स में भी आपका क्या करते हैं, वाटर्स को स्टीम में कन्वर्ट कराते हैं, तो वहां पे हार्ड वाटर क्या करता है, नुकसान करता है। अब बात ये आती है कि डोमेस्टिक पर्पज में हमने बात की कि डोमेस्टिक पर्पज में इट मीन्स हमारे हाउस होल्ड एक्टिविटीज में हार्ड वाटर का कहाँ नुकसान होता है। सबसे पहले आपका कहाँ होता है, वो वेस्टेज ऑफ सोप। सबसे पहला है आपका वेस्टेज ऑफ सोप। आपकी जो सोप होती है वो क्या हो जाती है, वेस्ट। किस तरह से, जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में किया था। प्रीवियस वीडियो में हमने आपको रिएक्शन बताई थी कि जो सोप होती है वो किसके साथ रिएक्ट करती है, सल्फेट्स और कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स और आपके क्लोरेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। ओके, उनके साथ आपकी वो क्या करती है, सोप रिएक्ट करती है। ओके, फिर इसके बाद हम कहते हैं कि जो सोप है हमारी वहां पे रिएक्ट करके प्रिसिपिटेट बन जाती है। वाटर में तो सोप डिजोल्व ही नहीं हुई, तो वहां पे हमारे बहुत सारे एक्सेस अमाउंट में हमें सोप चाहिए। सेकंड कहते हैं स्पॉइलिंग ऑफ क्लोथ्स कि क्लोथ्स में क्या होता है, जो हमारे व्हाइट प्रिसिपिटेट्स बने थे। अभी हमने कहा कि सोप और हमारी हार्डनेस के लिए जो साल्ट उसमें डिजोल्व होते हैं वो दोनों मिलके क्या बनाते हैं, एक प्रिसिपिटेट बनाते हैं, व्हाइट प्रिसिपिटेट। वो हमारे क्लॉथ में क्या होता है, डिपॉजिट हो जाता है और उससे वो क्या हो जाते हैं, थिक, और वो टाइट टाइट से आपको क्लॉथ हो जाते हैं, उनकी शाइनिंग चली जाती है। ओके, नेक्स्ट कहता है इनक्रस्टेशन इन कैटल्स। आपका क्या होता है, इनक्रस्टेशन इन कैटल्स। इनक्रस्टेशन इन केटल्स आपको क्या कहती है कि जैसे आपने नॉर्मली देखा होगा, मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था, आपके पास केटल्स होती है पानी बॉईल करने के लिए भी, आपके पास वाटर बॉईल की भी केटल्स होती हैं। काफी घर पे आपको देखने को मिलेगा जिसको हम रोड सिस्टम कहते हैं कि वाटर हीटर्स होते हैं। वहां पे क्या करते हैं, उनमें लीकेज करते हैं, उनकी जो सेल्स होती है उनको क्या करते हैं, डैमेज करते हैं। किस तरह से कि जो आपका बाइकार्बोनेट आपका साल्ट था, जब उसको आप हीट करते हो तो वो क्या करता है, कार्बोनेट्स में चेंज होता है, एक व्हाइट प्रिसिपिटेट बना देता है। वो किसी भी कंटेनर की लेयर्स में क्या होता है, डिपॉजिट होता है, और उनको क्या कर सकता है, ब्लॉक कर सकता है और उनको तोड़ सकता है। फोर्थ आता है आपका कुकिंग। कुकिंग के लिए आप फूड को क्या करते हैं, कुक करते हैं। आपने नोटिस किया होगा, अगर मम्मी पल्सेस बनाती हैं, आपकी मदर है ना, और वो क्या करती है, पल्सेस बनाती हैं, तो वो कहती है कि बेटा इसके लिए आपको क्या यूज करना पड़ेगा, सॉफ्ट वाटर, मीठा पानी यूज करना पड़ेगा, क्योंकि हार्ड वाटर में, खारे पानी में दाल नहीं गलती है, कुक करने में उसको टाइम ज्यादा लगता है, टेस्ट अच्छा नहीं आता। ओके, तो ये हमारा क्या हो गया, कुकिंग में इसके डिसएडवांटेजेस हो गया इतना। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है कि हमने डोमेस्टिक पर्पस के तो हमें पता है, डेली लाइफ में हमने इनकी रिएक्शंस भी किए हैं प्रीवियस वीडियोस में। अब हमारा जो मेन आता है बॉयलर फीड वाटर। क्या आता है आपका, बॉयलर फीड वाटर, जिसका सेकंड नेम भी क्या है आपका, एक इंस्ट्रूमेंट है जो किसको करता है, वाटर को स्टीम में जनरेट करता है। ओके, ये क्या करता है, आपके वाटर को स्टीम में जनरेट करता है। और बॉयलर के अंदर आपको, जैसे आपको पता है, वाटर को वेपर्स में कन्वर्ट करना होता है, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इवोपरेशन। हम क्या कहते हैं उसको, इवोपरेशन या बॉइलिंग। तो जो ये कराते हैं आप, तो उस बॉयलर में आपको काफी, जैसे कहते हैं होटल्स में या किसी भी जगह पे आपको, या टर्बाइन्स में, थर्मल पावर प्लांट्स में आपको चाहिए, तो वहाँ पे क्या क्या उनमें प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। वो प्रॉब्लम्स हमें गिवन है 1, 2 एंड 3। 3 प्रॉब्लम्स हमें मेनली यहाँ पे गिवन है।
फर्स्ट प्रॉब्लम कहती है हमें स्लज एंड स्केल फॉर्मेशन। क्या कहती है हमें? स्लज एंड स्केल फॉर्मेशन। तो आपकी स्लज एंड स्केल फॉर्मेशन आपको क्या कहता है, पहले हम इसका एक्सप्लेन करते हैं। फर्स्टली कि स्लज हमें कहता है कि स्लज होता क्या है। मैं हमेशा कह रही हूँ कि जो आपकी इम्प्योरिटीज थी बॉयलर के अंदर वो मोस्टली यूज किसकी होती है? आपकी कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स आप यूज करते हो। ओके, आपके क्या होते हैं? बाइकार्बोनेट्स आपकी इम्प्योरिटीज होती है। जब आप इनको हीट करते हो तो आपको क्या मिलते हैं? कार्बोनेट्स मिलते हैं। क्या मिलते हैं आपको? कार्बोनेट्स, जिसको आप क्या कहते हैं? व्हाइटिश लेयर आपकी क्या होती है? वहां पे डिपॉजिट होती है। सिंपल है। तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन कहता है स्लज की जो डेफिनेशन की स्लज और स्केल फॉर्मेशन। तो स्लज होता क्या है, तभी तो हमें पता चलेगा कि उसकी फॉर्मेशन किस तरह से होती है। वाटर इज कंटिन्यूअसली इवेपोरेटेड टू फॉर्म स्टीम। आपके बॉयलर में वाटर है वो कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है? हीट हो रहा है। ठीक है, हम इस तरह से कर सकते हैं यहाँ पे कि आपने मान लिया कि आपका क्या है? एक बॉयलर है। ओके, इसमें आप वाटर को क्या कर रहे हो? आप कंटिन्यूअसली हीट कर रहे हो। इसमें क्या आपका वाटर फिल है, आपका क्या है? इसमें वाटर फिल है बॉयलर में, और आप इसको कंटिन्यूअसली क्या कर रहे हो? हीट कर रहे हो। तो वाटर किस में चेंज हो रहा है? आपका स्टीम में चेंज हो रहा है। दिस इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ डिसॉल्व्ड साल्ट्स। ये क्या करते हैं? जो साल्ट के वाटर के अंदर जो साल्ट डिसॉल्व था, जब वाटर क्या होता है? स्टीम में कन्वर्ट होता है, तो वाटर तो इवेपोरेट हो जाता है, बट जो उसका साल्ट था, क्योंकि साल्ट का बॉइलिंग पॉइंट आपका 100 डिग्री सेल्सियस नहीं होता, तो वो आपका क्या होता है? इस कंटेनर में ही डिपॉजिट हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगी उसकी कंसंट्रेशन। When their concentration reach saturation point, उनकी जो मैक्सिमम पॉइंट होता है कि वाटर में इतना साल्ट को क्या कर सकते हैं? डिसॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद वो साल्ट उसमें डिसॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो वहां पे आपको केस कहता है कि वो सैचुरेशन पॉइंट पे उनकी कंसंट्रेशन क्या हो जाती है? पहुंच जाती है। सैचुरेशन पॉइंट का मतलब ये होता है कि आपकी जो मैक्सिमम एक वैल्यू हो सकती थी आपकी साल्ट की वाटर के अंदर, वो आपकी कंटेन हो चुकी है, अटेन हो चुकी है। समझ गए? दे आर थ्रोन आउट ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ प्रिसिपिटेट। अब क्या किया जाता है? उनको फेंक दिया जाता है। किस तरह से? फॉर्म ऑफ प्रिसिपिटेट। सबसे पहले यहाँ पे क्या होता है? वाटर बॉईल होता है। वाटर बॉईल होता है तो उसमें बिल्कुल डॉटेड डॉटेड इस तरह से आपको साल्ट मिल जाते हैं। फिर एक ऐसी अमाउंट आती है कि जब उसमें एक्सेस अमाउंट में क्या आ जाते हैं? हमारे साल्ट आ जाते हैं, उससे ज्यादा साल्ट उसमें नहीं आ सकते। तो यहाँ पे क्या बन जाती है? हमारी लेयर्स बन जाती है। क्या बन जाती है? साल्ट्स की इसमें लेयर्स। इस तरह से यहाँ पे लेयर्स डिपॉजिट हो जाती है। और फिर इस लेयर को क्या किया जाता है? प्रिसिपिटेट बनते हैं। प्रिसिपिटेट बनने के बाद इनको क्या किया जाता है? एक स्लिमी लेयर को वाटर से बाहर कर दिया जाता है। इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? हम स्लज कहते हैं। ठीक है, इफ द प्रिसिपिटेट टेक्स प्लेस, जो प्रिसिपिटेट है वो कैसा हो? बिल्कुल लूज लूज हो, ये नहीं कि ज्यादा जमा हुआ हो, लूज हो। ठीक है, स्लिमी लेयर, बहुत पतली लेयर हो, उसको हम क्या कहते हैं? स्लज कहते हैं। आपने काफी बार देखा होगा वाटर को बॉईल करते हैं तो उसमें व्हाइटिश जो लेयर होती है, अगर आप बिल्कुल हार्ड वाटर को क्या करते हैं? बॉईल करते हैं। एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हैं, बॉईल करते हैं अपनी गैस के ऊपर भी रख के, तो आपके जो कंटेनर था जिस यूटेंसिल्स में आप उसको हॉट कर रहे हैं, बॉईल कर रहे हैं कंटिन्यूअसली काफी टाइम तक, तो उसमें क्या होती है? व्हाइटिश लेयर, अपर मोस्ट पे क्या होती है? एक व्हाइट लेयर डिपॉजिट हो जाती है, उसी को हम क्या कहते हैं? स्लज कहते हैं। ओके, आपका नेक्स्ट आता है स्केल फॉर्मेशन। कि स्केल क्या होता है? यहाँ पे आपने देखा कि आपकी क्या होती है? लेयर डिपॉजिट होती है। अगर ये लेयर डिपॉजिट नहीं होती, आपकी फ्लोट होती है। आप मान लीजिए ये आपका बॉयलर है, इसको क्या कर रहे हो आप? यहाँ पे हीट कर रहे हो। क्या कर रहे हो आप? इसको हीट कर रहे हो। तो अगर इस कंटेनर के अंदर एक ये जो हमने राउंड में दिखाई है, ये वाली जो लेयर है, ये प्रिसिपिटेट क्या करता है? इनर साइड्स होती है जो आपके बॉयलर की, उनमें क्या हो जाता है? आपका डिपॉजिट हो जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? स्केल कहते हैं। ठीक है, तो वही कहता है इन द इफ द प्रिसिपिटेट, जो आपका मैटर का जो प्रिसिपिटेट है वो हार्ड हो जाए, adhering crust और कोटिंग ऑन द इनर वॉल्स ऑफ द बॉयलर। आपके बॉयलर की जो इनर वॉल्स है वहां पे क्या हो जाए? आपका डिपॉजिट हो जाता है, आपका बिल्कुल अटैच हो जाता है, उसी को क्या कहते हो आप? स्केल कहते हो। इस मेथड को, जो डिपोजिशन जो है आपका वहां पे साल्ट का, वो क्या कहलाता है? आपका स्केल। तो इसी तरह से जो फर्स्ट डिसएडवांटेज आती है बॉयलर में, वो क्या आती है? सॉरी, ट्रबल आती है बॉयलर में, वो क्या आती है? स्लज एंड स्केल फॉर्मेशन। ओके, अब स्लज एंड स्केल फॉर्मेशन को हमें क्या करना है? एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस वो करेंगे। पहले हम इस पे यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। सेकंड ट्रबल आती है कोलिजन की, वहां पे बॉयलर पे क्या लग जाता है? जंग लग जाता है, जिससे वो गर्म कम होता पाता है पानी। कॉस्टिक इम्प्रूवमेंट कि वहां पे कॉस्टिक सोडा होता है, उससे वो यूटेंसिल की क्या होती है? डैमेज होने की कंडीशन ज्यादा हो जाती है, बॉयलर डैमेज ज्यादा होता है। ओके, अब हम करते हैं इसकी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑफ
स्लज एंड स्केल फॉर्मेशन। ओके स्टूडेंट्स, अब हम काम करते हैं। हमने स्केल फॉर्मेशन और स्लज फॉर्मेशन पढ़ा कि स्लज फॉर्मेशन हमारा क्या था यहाँ पे, कि आपकी जो एक लेयर बनती है, ठीक है, डिपोजिशन नहीं हुआ, वहां पे आपकी एक लेयर क्रिएट हुई थी प्रेसिपिटेट्स की। फिर उसके बाद स्केल्स में आपने क्या किया, कंटेनर पे डिपॉजिट हो जाता है, वो हमारा क्या था, स्केल फॉर्मेशन। अब हमारी बात करते हैं हम स्लज फॉर्मेशन के डिसएडवांटेजेस क्या थी। जब हमारे बॉयलर के अंदर स्लज बन जाता है तो उसकी क्या क्या हमारे पास ड्रॉबैक्स आती है, क्या क्या कमियां आती हैं जिससे हमें नुकसान होते हैं। तो सबसे पहले हमें कहता है इट इज ए पुअर कंडक्टर ऑफ हीट सो दे टेंड टू वेस्ट ए पोर्शन ऑफ हीट जनरेटेड। कहने का मतलब है कि जो स्लज होता है, स्लज क्या आपका पुअर कंडक्टर होता है हीट का, जो क्या करते हैं आपकी हीट जो जनरेट होती है, हीट जो आपके पुअर कंडक्टर होता है, तो मोस्टली हीट क्या करता है, स्लज उसको वेस्ट कर देता है, ठीक है, उसको वाटर को हीट करने के लिए यूटिलाइज नहीं करता, वो खुद को गर्म होने के लिए वहां पे यूज करता है, तो वेस्टेज करता है वहां पे। सेकंड इसके लिए पॉइंट कहता है कि जो एक्सेसिव स्लज फॉर्मेशन था वो क्या करता है, वर्किंग ऑफ बॉयलर को डिस्टर्ब करता है, कि आपका जो बॉयलर था उसके आपके उसमें काफी तरह की आपकी क्या बन जाती है, लेयर्स बन जाती हैं उसकी प्रिसिपिटेट्स की, तो वो क्या करती है, बॉयलर की वर्किंग को डिस्टर्ब करती है, आपके वाटर को बॉयल होने के लिए, स्टीम में कन्वर्ट होने के लिए क्या करती है, वहां पे डिस्टर्बेंस क्रिएट्स करती है। ओके, आपका थर्ड कहता है प्रिवेंशन ऑफ स्लज फॉर्मेशन, कि आपकी व्हाट आर द प्रिवेंशन ऑफ स्लज फॉर्मेशन, आपका किस तरह से आप स्लज को बनाने से आप बच सकते हैं। तो इसके लिए आप सबसे पहले यहाँ पे काम करते हैं कि यूज ऑफ सॉफ्ट वाटर, आपको हार्ड वाटर यूज ही नहीं करना, आपको क्या यूज करना है, आपको सॉफ्ट वाटर यूज करना है, ठीक है। अगर हार्ड वाटर सॉफ्ट वाटर यूज करेंगे तो वहां पे जो आपका साल्ट्स होते हैं, कैल्शियम बाइकार्बोनेट या मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट्स, तो उनकी हमारी लेयर डिपॉजिट ही नहीं होगी। सेकंड कहता है बाय फ्रीक्वेंटली ब्लो डाउन ऑपरेशन, आपको यहाँ पे इस वाले ऑपरेशन से भी आप क्या कर सकते हो, वहां पे प्रिसिपिटेट्स आपकी लेयर नहीं बनेगी। थर्ड कहता है आपको यहाँ पे इसलिए। अब आता है, ये तो स्लज का हो गया, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो किसका आता है, डिसएडवांटेजेस ऑफ स्केल फॉर्मेशन। आपका स्केल फॉर्मेशन के बारे में ये कहता है। तो स्केल फॉर्मेशन आपको कहता है कि ये स्केल भी हमारा क्या होता है, पुअर कंडक्टर होता है हीट का, तो यहाँ पे भी हमारे जो फ्यूल होता है, अब पुअर कंडक्टर है, कंटेनर के चारों साइड आपका क्या डिपॉजिट हो गया है, आपका स्लज डिपॉजिट हो गया है। जब आप बॉयलर को क्या करते हो, हीट करते हो, जो एक्स्ट्रा हीट थी आपने जितनी भी हीट दी है, वो सारी हीट किस में पहले यूज होती है, स्केल को वहां पे टाइट प्रिसिपिटेट की तरह वहां पे अटैच कराती है, उसके बाद वो क्या करता है, वाटर तक वो हीट जाने देता है, मतलब आप हीट ज्यादा देते हैं, पानी तक हीट कम जाती है, बहुत कम जाती है, तो यहाँ पे वेस्टेज ऑफ फ्यूल हुआ। सेकंड कहता है कि स्केल बनने से जो बॉयलर का लाइफ टाइम होता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, क्योंकि चारों साइड प्रिसिपिटेट क्या होने लग जाते हैं, डिपॉजिट होने लग जाते हैं, ठीक है, उनसे कंटेनर की क्या हो जाती है, वहां पे उसका लाइफ टाइम शॉर्ट हो जाता है, वो जल्दी टूट जाएगा। थर्ड कह रहा है कि आप एक बार उस स्केल की वजह से क्या करते हो, बहुत ज्यादा गर्म करते हो, एक बार फिर आप जल्दी ठंडा करते हो, तो हीटिंग कैसी होती है हमारी, अनइवन हीटिंग होती है, ठीक है। अनइवन हीटिंग का मतलब कभी ज्यादा गर्म कभी आपका ज्यादा ठंडा। तो जो बॉयलर है वो क्या आता है, आपका कॉन्टेक्ट में आता है, कभी उसकी प्लेट्स बहुत ज्यादा गर्म पानी से कॉन्टेक्ट में आती है, कभी किससे आती है बेटा, ठंडे पानी से, तो वहां पे एक बहुत बड़ा प्रेशर, बहुत ज्यादा लार्ज अमाउंट में कह सकते हैं आपका प्रेशर क्रिएट होता है, ह्यूज प्रेशर क्रिएट होता है, जो क्या करता है, बॉयलर के अंदर क्रैक्स ले आता है, बॉयलर के अंदर क्या ले आता है, क्रैक्स ले आता है, और उससे उसकी लाइफ टाइम क्या हो जाता है, शॉर्ट हो जाता है, ठीक है। बॉयलर क्या हो गया आपका, डिस्टर्ब हो गया, डैमेज हो गया। अब आपका नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो क्या आता है, प्रिवेंशन ऑफ स्केल फॉर्मेशन, की स्केल फॉर्मेशन की आप प्रिवेंशन किस तरह से कर सकते हैं, कैसे आप इसको बचा सकते हैं। सबसे पहले कि आप जब सरफेस जो बॉयलर है आपका, बॉयलर के सरफेस को क्या कीजिए, आप टाइम टू टाइम आप उसको वॉश कीजिए ब्रश लेके, ठीक है, इनसाइड इनर साइड से उसके ऊपर स्केल को डिपॉजिट ही मत होने दीजिए। सेकंड, बाय ब्लोइंग द स्केल अंडर प्रेशर फ्रॉम टाइम टू टाइम, कि उसके अंदर आप क्या कीजिए, प्रेशर आप बार बार उसमें स्केल्स के, जब आपका किसी भी कंटेनर में बन जाते हैं स्केल्स, तो उसमें प्रेशर अप्लाई करिए जिस वजह से वो स्केल क्या हो जाए, वहां से रिमूव हो जाए। ओके, थर्ड हम कहते हैं कि उस बॉयलर को आपको प्रेशर, हाई प्रेशर से वॉश करना है। काफी बार आपने देखा होगा कि जो वॉल्स होती है उनके ऊपर हमारी सैंड अगर चिपकी हुई होती है, अगर हम हाई प्रेशर से वाटर उस पर क्या करते हैं, हम डालते हैं, ब्लो करते हैं उसके ऊपर, तो वो क्या होती है, वहां से रिमूव हो जाती है। तो इसी तरह से कहा गया है यूटेंसिल्स के अंदर से आपको क्या करना है, बॉयलर के अंदर से आपको क्या करना है, हाई प्रेशर में वाटर फ्लोट कराना है, तो वहां से क्या होगा, वो स्केल आपका रिमूव हो जाएगा। नेक्स्ट आपको कहता है बाय एडिंग सम ऑयली सब्सटेंस टू फीड वाटर, कि आपको
वाटर फिल करने से पहले बॉयलर की जो इनर साइड्स होती है वहां पे आपको क्या फिल करना चाहिए, आपको सबसे पहले वहां पे आपको ऑयली सब्सटेंस फिल करने चाहिए। ऑयली सब्सटेंस फिल करने से आपको यहाँ पे बेनिफिट जो मिलता है वो बेनिफिट इस तरह से है कि जैसे आपने ऑयली सब्सटेंस ऑपरेट किए तो जो स्केल होता है वो उसके ऊपर डिपॉजिट नहीं हो पाता, वो इतना हार्डली उससे अटैच नहीं हो पाता, क्योंकि सरफेस कैसा है वहां पे, स्लिपरी सरफेस है, स्मूथ सरफेस है, वो वहां पे उनको अटैच नहीं करते, फ्रिक्शन की अमाउंट बहुत कम है, ठीक है, तो अटैच नहीं करेंगे, वो वाटर में डिजोल्व रहेंगे। जो फिर कहता है नेक्स्ट आपको कि आपको सबसे पहले क्या करनी है, बाय प्लेसिंग सील्ड ग्लास कंटेनिंग मरकरी विद सम इनर्ट गैस इनसाइड द बॉयलर्स, कि बॉयलर्स के अंदर आपको क्या करना है, मरकरी की जो बल्ब्स होते हैं, ठीक है, वो बल्ब्स आपको फिल करने हैं, कैसे प्रेशर पे, आपको हाई प्रेशर पे, ठीक है, वहां पे आप फिल करेंगे तो वो क्या करते हैं, टाइम टू टाइम आपका जो स्केल होता है उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, उनमें जो गैसेस होती है वो उनको कंटेनर से, बॉयलर की इनसाइडर जो वाल्व्स होती हैं उनसे रिएक्ट नहीं करने देता, और इस तरह से आप क्या कर सकते हो, बॉयलर में स्केल और स्लज को बचा सकते हो, उनसे क्या क्या कमियां होती हैं और उनको किस तरह से आप प्रिवेंट कर सकते हो, आप बॉयलर को कैसे उनसे सेफ कर रख सकते हो, ये सभी आपने किया। अब नेक्स्ट हमारा जो हमने टॉपिक किया था, वो टॉपिक हमारा क्या था, एक तो कॉस्टिक इम्ब्रिवलेंट था और आपका सेकंड था बॉयलर वाला, ठीक है, तो हम अब वो दोनों टॉपिक्स करने वाले हैं। आप तब तक इतने पार्ट को कंप्लीट अपनी नोटबुक में राइट कीजिए। थैंक यू। अब आपके पास टॉपिक आता है बॉयलर कोरिजन। क्या टॉपिक है आपके पास, बॉयलर कोरिजन। आपने देखा था वहां पे 3 आए थे आपके, वहां पे आपने सबसे पहले कर लिया बॉयलर वाला, ठीक है, कैसे उसमें स्लज और स्केल फॉर्मेशन हो रहा था, ठीक है। अब आपके पास क्या आ रहा है, बॉयलर कोरिजन, और थर्ड हमारे पास क्या आएगा, कॉस्टिक इम्ब्रिटलमेंट, ठीक है, इम्ब्रिटलमेंट। अब हम सबसे पहले बॉयलर कोरिजन करते हैं। हमें सबसे वर्ड पता है कोरिजन। कोरिजन हमारा क्या होता है कि किसी भी तरह का हमें मटेरियल मिलता है, मेटल्स मिलते हैं, एनवायरमेंटल में जो कंडीशंस होती है, एनवायरमेंट्स की जो कंडीशंस होती हैं उनकी वजह से मेटल का धीरे धीरे क्या होना, फीड अप होना, ठीक है, खत्म होना, उनको ईट अप कर लेते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गए, सराउंडिंग कंडीशन की वजह से वो मेटल आपका धीरे धीरे खत्म हो जाता है। जैसे पर्टिकुलर हम आयरन का केस लेते हैं तो रस्टिंग लेते हैं, जंग लगना जिसे कहते हैं, ब्राउनिश लेयर डिपॉजिट होती है, कॉपर के लिए ग्रीन लेयर डिपॉजिट होती है। तो इस तरह से आपके जितने भी मेटल्स होते हैं उनका धीरे धीरे क्या हो जाता है, कोरिजन हो जाता है, वो मेटल सराउंडिंग कंडीशंस की वजह से खत्म हो जाते हैं। अब हमें यहाँ पे खत्म तो करना है, बट किसको करना है, बॉयलर को, कि बॉयलर का किस तरह से कोरिजन होता है, उसमें किस तरह से जंग लगता है, ठीक है, अब हम वो करने वाले हैं। तो सबसे पहले बॉयलर कोरिजन क्या होता है, डेफिनेशन आपको गिवन है, इट इज अ डिके ऑफ द बॉयलर मटेरियल, कि जो बॉयलर जिस मटेरियल की बना हुआ है उसका क्या होना, डिके होना, ठीक है, खत्म होना, बाय ए केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल अटैक, कि आप किसी भी केमिकल की वजह से या इलेक्ट्रोकेमिकल इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई की वजह से, जो आपने अभी तक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में किए थे, उनके अटैक की वजह से, बाय इट्स एनवायरनमेंट, कि एनवायरनमेंट में आपको इस तरह से कंडीशंस मिलती हैं, उनकी वजह से आपको वहां पे क्या होता है, बॉयलर का धीरे धीरे क्या हो जाता है, डिके हो जाता है बॉयलर मटेरियल का, ओके। अब आपसे कहते हैं कॉजेस। कॉजेस का मतलब होता है कि किन रीजन से वो होता है। तो सबसे पहले हमारा कहता है कि जो हमारा हार्ड वाटर हमें प्रेजेंट होता है, वो हार्ड वाटर क्या करता है वहां पे, ठीक है, हार्ड वाटर आपका वहां पे डिकम्पोज होता है। बॉयलर में आपको पता है कि बॉयलर क्या होता है, हीट होती है, उसमें वाटर को किस में कन्वर्ट करता है, वो स्टीम में कन्वर्ट करता है। तो आपको जैसे ही आपको पता है हार्ड वाटर में क्या होते हैं, हमारे कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट साल्ट्स होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या कहा जाता है कि आपने हार्ड वाटर के अंदर जो साल्ट्स प्रेजेंट थे, साल्ट्स कैसे प्रेजेंट थे आपके पास, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, इसका आपने क्या किया, हाई टेम्परेचर में बॉयलर में आपने हीट किया, तो इसमें किस तरह से रिएक्शन चेंज होती है आपकी, कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, CO2 बनती है, और आपके पास क्या मिलती है, आपको वाटर मिलता है। तो बेटा यहाँ पे बात आती है कि जो कैल्शियम कार्बोनेट था, कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है आपका, संगमरमर जिसको कहते हैं आपको, ठीक है, कार्बोनेट्स, और ये क्या बनता है, प्रिसिपिटेट की फॉर्मेट में क्या होता है, डिपॉजिट हो जाता है। तो यहाँ पे जो गैस लिबरेट होती है वो क्या होती है, CO2 लिबरेट होती है, और ये CO2 क्या करती है, उस वाटर के साथ रिएक्ट करती है, H2O के साथ रिएक्ट करके ये क्या बना देती है, H2CO3, जिसका नाम क्या है आपके पास, कार्बोनिक एसिड। क्या नाम है उसका, कार्बोनिक एसिड, ठीक है। और ये एसिड क्या करता है, बॉयलर के वॉल्स के साथ क्या करता है, रिएक्ट करता है, और उनको धीरे धीरे क्या करता है, वहां पे डिकम्पोज करने स्टार्ट कर देता है। सिंपल बात है, कार्बोनिक एसिड होता है आपका, एसिड क्या है, ये वीक एसिड होता है, बट फिर भी आपके लिए क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एसिड है, जो आपके बॉयलर की वॉल्स को क्या करता है, डिके करता है। सिंपल।
सेकंड आपको कहता है यहाँ पे कोलिजन कराने के लिए आपके साल्ट्स के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, मैग्नीशियम क्लोरेट, ठीक है, कैल्शियम क्लोरेट, मैग्नीशियम सल्फेट, इस तरह से आपके साल्ट्स प्रेजेंट होते हैं। तो सेकंड आपसे कहता है कि आपके हॉट वाटर में क्या प्रेजेंट है, वहां पे मान लीजिए मैग्नीशियम क्लोरेट प्रेजेंट है, मैग्नीशियम क्लोराइड प्रेजेंट है, ठीक है। ये वाटर के साथ हाइड्रोलाइसिस करता है और ये क्या बनाता है आपका, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, क्या बनाता है, MgOH2 प्लस का 2HCl। यहाँ पे इन्होंने क्या बना दिया, ये एसिड बना दिया, जिस एसिड का नाम क्या आपका, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या नाम है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है आपका, प्रिसिपिटेट की फॉर्मेट में कंटेनर में क्या होता है आपका, नीचे डिपॉजिट हो जाता है। सिंपल, आपको अच्छे से पता है बेटा, ये रिएक्शन तो हो गई। आपको पता है कि जो हमारा कंटेनर होता है बॉयलर का, वो किस मटेरियल का लेते हैं, आयरन का लेते हैं। आप गोल्ड का तो बनाने से रहे, ठीक है, बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है। आप मोस्टली बॉयलर्स के मटेरियल्स क्या लेते हैं, आप आयरन के लेते हैं। तो आयरन के लिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है, Fe होता है, और एसिड उसके साथ क्या करता है आपका, रिएक्ट करता है, ठीक है। कोलिजन के लिए क्या क्या स्टेप्स होते हैं हम वो कहते हैं कि यहाँ पे जो एसिड बना था वो आयरन के साथ क्या करता है, इस तरह से कोलिजन का मेथड आप ये कह सकते हो कि इसमें कैसा रिएक्शन होता है आपका, नेगेटिव कोलिजन होता है। और वो किस तरह से होता है कि आपका जो आयरन आया, ठीक है, आयरन क्या करता है, एसिड के साथ रिएक्शन करता है और वो क्या फॉर्मेट कर लेता है बेटा आपका, FeCl2। अगर इसका बैलेंस करोगे तो यहाँ पे 2 लगाओगे प्लस का H2, हाइड्रोजन गैस क्या होती है, लिबरेट होती है। क्या मिल गया आपको, आयरन क्लोराइड। क्या मिल गया आपको, आयरन क्लोराइड। और ये आयरन क्लोराइड फिर उसमें वाटर जो होता है उसके साथ क्या करता है आपका, ये रिएक्शन करता है और यहाँ पे हाइड्रोलाइसिस होके क्या बना देता है, ये FeOH, ठीक है, FeOH2 प्लस का 2HCl क्या बन जाता है, यहाँ पे फिर से आपको क्या बन जाता है, एसिड बन जाता है। हो गया। और अब आपका ये हाइड्रोक्साइड जो बना है ये वाटर के साथ रिएक्शन करता है, FeOH2, ठीक है। इसके बाद आपने यहाँ पे क्या कराया, वाटर ऐड कराया और आपने क्या कराया, ऑक्सीजन ऐड कराई। क्या कराई आपने, ऑक्सीजन ऐड कराई। तो आपको क्या मिल गया, FeOH की थ्राइस, या अगर दूसरा फॉर्मूला कहते हो, इसकी जगह एक और फॉर्मूला आ सकता है आपका, वो क्या आ सकता है, मैं नाम नोट करती हूँ, और Fe2O3 3H2O, ठीक है। ये फॉर्मूला भी आपका यहाँ पे आ सकता है, बिल्कुल सिंपल है। आपने ये कराया कि आपने सबसे पहले आयरन लिया, आयरन ने एसिड से रिएक्शन कराया, आयरन क्लोराइड बनाया, वाटर से रिएक्शन करा के ये प्रिसिपिटेट बनाता है और ये प्रिसिपिटेट वाटर और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है। आपको पता है बॉयलर में क्या हमारे पास वाटर है और ऑक्सीजन भी होती है, इनके साथ रिएक्शन करता है तो हमें क्या मिलता है, यहाँ पे एक तरह से रस्ट मिलता है। क्या मिलता है, हमें रस्ट मिलता है। किसका फॉर्मूला हो गया, आपके जंग लगने का। तो उसमें क्या लग गया आपका, कोलिजन हो गया है, ठीक है। सिंपल बात थी। यहाँ पे बॉयलर कोलिजन में आपने सबसे पहले हार्ड वाटर में जो टेम्परेरी हार्डनेस होती है उन कार्बोनेट्स की वजह से एसिड बना था, वो भी आपका सेम काम करता है। और यहाँ पे आपका एक स्ट्रॉन्ग एसिड बनता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो भी क्या करता है, बॉयलर को डिकम्पोज कराता है। ये सारे रीजन है बॉयलर कोलिजन के। अब आपके पास हम करने वाले हैं कि इससे कैसे डिसएडवांटेजेस होती है, आप इसको किस तरह से बचा सकते हैं, व्हाट आर द प्रिवेंटिव मेथड। ओके, चलो देखते हैं क्या होता है अब आपका प्रिवेंशन मेथड और आपके रीजन। ओके, अब हम देखते हैं बॉयलर कोलिजन की डिसएडवांटेजेस और प्रिवेंशन मेथड्स हमारे पास क्या क्या थे, ठीक है। तो सबसे पहले जो इसमें डिसएडवांटेजेस थी वो हमने अभी की है रिएक्शंस के अंदर भी, कि जो ये एसिड प्रोड्यूस करता है वो एसिड आपका किससे प्रोड्यूस करता है। यहाँ पे एक तरह से आप कह सकते हो कि जो आपका एसिड है वो जो बॉयलर है उसको डिकम्पोज करता है, उसमें क्रैक्स लेके आता है, उसमें लीकेज ले आता है, उसका लाइफ टाइम भी क्या करता है वहां पे रिड्यूस करता है। तो यहाँ पे आप कहते हो सबसे पहली कि शॉर्टेंस द लाइफ ऑफ द बॉयलर, कि बॉयलर की लाइफ को क्या कर देता है, डिक्रीज कर देता है। उसमें कोलिजन कर रहा है, उसमें जंग लगा रहा है, तो सीधी सी बात है कि उसकी लाइफ को धीरे धीरे क्या कर रहा है, खत्म कर रहा है, खा रहा है, ठीक है, ईट अप कर रहा है बॉयलर को। सेकंड कहता है कि जो जॉइंट्स होते हैं और जो राइवेट्स होते हैं, ठीक है, आर अटैक्ड बाय द एसिड व्हिच बिगिन टू लीक। जहां पे जॉइंट्स है, ठीक है, यहाँ पे जहाँ पे कोई मशीन लगी हुई थी, ठीक है, रोड्स लगी हुई होती है, प्लेट्स, हॉट प्लेट्स, तो वहां पे क्या करते हैं, वहां पे कांटेक्ट में आते हैं एसिड के कांटेक्ट में, और वहां पे क्या स्टार्ट हो जाती है, लीकेज स्टार्ट हो जाती है। तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पे बात आती है कि लीकेज किस तरह से स्टार्ट होती है। तो लीकेज के लिए वहां पे वो कोलिजन करता है, उससे रिएक्शन करता है, वहां का मेटल वो क्या कर देता है, खा जाता है, तो वहां पे होल्स क्रिएट हो जाते हैं और वहां पे क्या होता है, लीकेज स्टार्ट होती है। थर्ड कह रहा है कि जो इसकी अगर यहाँ पे इस तरह से बॉयलर कोलिजन होता है तो आपको उसको रिपेयर कराना पड़ेगा, आपको उसको मेंटेन करना पड़ेगा। तो जो कॉस्ट है आपकी, खर्चा जो होता है आपका रिपेयरिंग का और
मेंटेनेंस का वो क्या बढ़ जाता है, आपका बढ़ जाता है। आपको इकोनॉमिक, आपको कह सकते हो आपको कि इकोनॉमिक की कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको ये क्या लगता है, महंगा लगता है। ओके और अब इन सब चीजों से आप बच कैसे सकते हैं, मेथड्स क्या है फॉर प्रिवेंशन। यहाँ पे आपकी स्टार्टिंग होती है फर्स्ट मेथड की, by adding suitable amount of alkali to feed water in order to neutralize the acid। कि आपको क्या करना पड़ता है, by adding suitable amount of alkali, आपको क्या ऐड करना है, एक suitable amount में आपको alkali ऐड करना है। आपने एक रिएक्शन की होगी, that reaction name is the neutralization reaction। ठीक है, हम आपको यहाँ पे कराते हैं, are you able to see here? हम आपको यहाँ पे कराते हैं, रिएक्शन का नाम क्या था, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, रिएक्शन का नाम क्या था हमारी, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और ये हमें क्या कहती है कि कोई एक एसिड है और एक आपका क्या है, बेस। एल्कली को आप क्या कहते हो, बेस कहते हैं, और आपका यहाँ पे फॉर्मेट होता है वो क्या होता है, बेस। एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं, सॉल्ट बनाते हैं, और क्या बनाते हैं आपका, वाटर। ठीक है, वहां पे जो एसिडिटी थी वो क्या हो जाती है, रिमूव हो जाती है। न्यूट्रलाइजेशन का परफेक्ट एग्जांपल आपके स्टमक से होता है। काफी टाइम हम कुछ इस तरह के जंक फूड ईट कर लेते हैं, हमारे स्टमक में क्या हो जाती है, एसिडिटी क्रिएट हो जाती है। उनको रिमूव करने के लिए हम एक मीठा सोडा होता है उसका घोल पीते हैं। ठीक है, वो बेस होता है, वो हमारे स्टमक में जाके उनको एसिडिटी को न्यूट्रलाइज कर देता है, और जो स्टमक पेन होता है, इरिटेशन जो हमारे स्टमक में होती रहती है, वो क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। ठीक है, यही था आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो इस केस में आप क्या कहते हैं कि एक सुटेबल अमाउंट का आप क्या लेते हैं, अल्कली लेते हैं। यू टेक ए सुटेबल अमाउंट ऑफ अल्कली, अल्कली मतलब आप बेस लेते हैं। ठीक है, आपका फर्स्ट ग्रुप होता है और सेकंड ग्रुप के जो मेटल्स होते हैं उनसे जो हाइड्रोक्साइड्स बनते हैं, आप उनको क्या कहते हो, अल्कली कहते हो। टू फीड वाटर इन ऑर्डर टू न्यूट्रलाइज द एसिड, कि एसिड के अंदर जो आपका सॉरी वाटर के अंदर जो आपका एसिड बना है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए वहां पे आप उसमें बेस क्या करा देते हैं, यहाँ पर ऐड करा देते हैं। ठीक है, और वहां पे आपका एसिड का जो अटैक था वो क्या हो जाता है, मिनिमाइज हो जाता है। अब सेकंड आता है कि जो डिसॉल्व्ड गैस है is removed by subjecting it to the process of aeration before feeding, कि आपकी जो गैसेस वाटर में डिसॉल्व होती हैं आप उनको क्या करा सकते हो, रिमूव करा सकते हो बाय द प्रोसेस ऑफ एरिएशन। जब आप उसमें फिल करते हो उससे पहले उसमें क्या करा दीजिए, आप एरिएशन प्रोसेस करा दीजिए कि जो उसमें डिसॉल्व्ड गैसेस थी एज लाइक CO2 वो सारी क्या हो सके, आपकी रिमूव हो सके और आपका कार्बोनिक एसिड ना बने। ठीक है, सिंपल है। नेक्स्ट आप कह सकते हो कि जो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन होती है, आपने देखा था कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड या कोरिजन बनने के लिए ऑक्सीजन जरूरी थी, और ऑक्सीजन को आप रिमूव करा सकते हो अगर उसके अंदर आप एक कैलकुलेटेड अमाउंट में NO2S, ठीक है, Na2SO3 और N2H4, आप ये 3 केमिकल्स हैं, अगर एक अमाउंट में आप उनमें ऐड कराते हो तो क्या कर सकते हो, आप वहां पे ऑक्सीजन को क्या कर सकते हो, प्रिवेंट कर सकते हो। ऑक्सीजन वहां पे आपकी क्या होगी, डिसॉल्व्ड उसमें नहीं रहेगी और कोरिजन को आप प्रिवेंट कर दोगे। ये मेथड थे आपके बॉयलर कोलिजन होने से बचाने के लिए। अब आपके पास जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा है कॉस्टिक इम्ब्रिटलमेंट। अब वो हम करते हैं। ओके, चलिए कॉस्टिक इम्ब्रिटलमेंट हम करते हैं। चलिए अब हम टॉपिक करते हैं हमारा कॉस्टिक इम्ब्रिटलमेंट। एंड कॉस्टिक इम्ब्रिटलमेंट आपको क्या कहता है, देखते हैं कि आपको कहता है क्रैकिंग्स ऑफ द बॉयलर ट्यूब्स एंड प्लेट्स एट द जॉइंट, कि सबसे पहले हमारा एक बॉयलर था, बॉयलर में क्या होती है, क्रैक्स होते हैं। ठीक है, तो जो बॉयलर में क्रैक्स आ जाती हैं बॉयलर ट्यूब में, एंड प्लेट्स एट द जॉइंट्स वेयर मटेरियल ऑफ द बॉयलर बिकम्स ब्रिटल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अल्कलीन सब्सटेंसेस इन बॉयलर फीड वाटर इज कॉल्ड कॉस्टिक इम्ब्रिटलमेंट। डेफिनेशन पढ़ने से आपको कुछ भी समझ में नहीं आया। ठीक है, अब आपको समझ में जब आएगा, आप यहाँ पे रिएक्शंस करेंगे तो आपको डेफिनेशन का मीनिंग समझ में आएगा। ठीक है, तो पहले मैं आपको रिएक्शन कराती हूँ, फिर डेफिनेशन का मीनिंग कराऊंगी। आपने सबसे पहले यहाँ पे रीजन किया कि व्हाट आर द मेन कॉजेज ऑफ द कॉस्टिक इम्ब्रिटलमेंट। तो आपको इतना बता देते हैं कि जो आपका बॉयलर होता है, बॉयलर का जो मटेरियल है, जिस मटेरियल से वो बना होता है, उसको इस तरह से वो कन्वर्ट हो जाता है, वो फ्लेक्सिबल ना होके ब्रिटल नेचर का हो जाता है। जैसे ही उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई होता है वो पाउडर फॉर्मेट में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, टूट जाता है जल्दी। ओके, तो इसके लिए यहाँ पे कहते हैं वाटर को क्या करते हैं, सॉफ्ट करते हैं। हार्ड वाटर था उसको हम सॉफ्ट करते हैं। उस एक प्रोसेस का नाम क्या है आपका, सोडा लाइम प्रोसेस। प्रोसेस नेम इज सोडा लाइम प्रोसेस।
इस प्रोसेस के ड्यूरिंग आपको जो करना है यहाँ पे वो इस तरह से करना होता है कि आपने लिया, आपके पास सोडा होता है, ठीक है, Na2CO3 होता है वो, और ये क्या कर जाता है आपके वाटर के साथ रिएक्ट कर जाता है। क्या कर जाता है आपके वहां से वाटर के साथ रिएक्ट करता है सोडियम कार्बोनेट, और यहाँ पे जो क्रिएट करता है वो क्या क्रिएट करता है आपके पास सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको आप क्या कहते हो यहाँ पे कोस्टिक सोडा, क्या कहते हो आप इसको कोस्टिक सोडा कहते हो। उसके साथ यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है CO2। कहने का मतलब जो कोस्टिक सोडा है एक तरह से आपके पास क्या है ये बेस, कैसे नेचर का आपका ये बेस होता है, जिसको आप एक शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हो एल्कली, क्या कहते हो आप इसको एल्कली कहते हो। अभी एल्कली जैसे आपने प्रीवियस केस में किया वहां पे एसिड प्रोड्यूस हो रहा था, यहाँ पे क्या प्रोड्यूस हो गया आपका एल्कली। और ये एल्कली क्या करता है, एक एक्शन होता है जिस एक्शन को आप यहाँ पे क्या कहते हो कैपिलरी एक्शंस, क्या कहते हो आप यहाँ पे इसको कैपिलरी एक्शंस कहते हो, कैपिलरी, ठीक है। फाइन ट्यूब्स होती हैं जो वाटर को क्या करती है अपने साइड एब्जॉर्ब्स करती हैं। तो जैसे बॉयलर में क्रैक्स थी उनके थ्रू ये बॉयलर की जो वॉल्स है, इनर साइड्स के जो वॉल्स है वहां तक ये अल्कली क्या करता है वहां पे एंट्री करता है, और वहां पे डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि वो बहुत गर्म थी और वहां पे स्टीम क्या बनती है ज्यादा जल्दी बनती है, और जितना जल्दी स्टीम कन्वर्ट होगी उतना ही ज्यादा वहां पे क्या बनेगा कोस्टिक सोडा बनेगा। और उससे वो आयरन क्या करता है रिएक्ट करता है बेस के साथ, और वो क्या कर लेता है वहां पे कोलिजन कर लेता है एक तरह से, ठीक है। अपने आप की जो प्रॉपर्टी होती है मटेरियल को कैसा बना लेता है ब्रिटल नेचर का बना लेता है, और ब्रिटल नेचर का बनने के बाद वहां पे जैसे ही थोड़ा सा भी प्रेशर अप्लाई होता है जॉइंट्स पार्ट्स पे तो वो क्या होता है टूट जाता है। इसी प्रॉपर्टी को आप क्या कहते हो कॉस्टिक इम्ब्रिटलमेंट कहते हो, ठीक है। कि जब आप हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करते हो सोडा लाइम प्रोसेस के थ्रू तो वहां पे एल्कली क्रिएट होता है, और वो एल्कली आपका इस तरह से बॉयलर को नुकसान करता है। अब हम आते हैं हमारी डेफिनेशन पे। डेफिनेशन में कहा था कि बॉयलर जो ट्यूब्स होती हैं उनमें क्रैकिंग्स आती हैं, और जहां पे जॉइंट्स होते हैं वो प्लेट्स होती हैं, और मटेरियल होता है बॉयलर का वो तीनों क्या होते हैं बेटा ब्रिटल हो जाते हैं। मतलब आपके ब्रिटल मतलब आपकी इस तरह से कह सकते हैं कोलिजन लगने के बाद भी आपका मटेरियल क्या हो जाता है ब्रिटल हो जाता है, थोड़ा सा भी फोर्स अप्लाई करते हैं वो पाउडर फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाता है। एल्कली सब्सटेंस आपने बनाया उसकी वजह से वाटर में जब उसको यूज करते हैं आप, ठीक है, वाटर में वो एल्कली सब्सटेंस रहता है तो उस वजह से बॉयलर की प्लेट्स, ठीक है, और यहाँ पे आप कह सकते हो बॉयलर के जॉइंट्स वाले जो ट्यूब्स होती हैं क्रैक्स होती है वो कैसे नेचर की हो जाती हैं आपकी ब्रिटल नेचर की हो जाती हैं, और इसी को हम क्या कहते हैं कोस्टिक इम्ब्रिटलमेंट कहते हैं कि कोस्टिक सोडा की वजह से वो क्या हुआ है ब्रिटलनेस में आपका कन्वर्ट हुआ है, ब्रिटल नेचर में आपका वो कन्वर्ट हुआ है, ठीक है। अब यहाँ से आती है उनकी डिसएडवांटेजेस क्या थी, क्या क्या इसकी कमियां थी। जो सेम आपकी बॉयलर कोलिजन की कमियां थी वही इसकी कमियां थी। इसने कहा सबसे पहले डिसएडवांटेजेस में कि आपका जो यहाँ पे होता है ये किस लिए पड़ता है आपका इसका मेंटेनेंस और रिपेयरिंग चार्ज आपका क्या होता है हाई होता है, तो आप ये कह सकते हो कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस एंड रिपेयर इज हाई, वो क्या हो जाती है आपकी हाई हो जाती है। सेकंड आपको कहा था इट डिक्रीज द लाइफ टाइम ऑफ बॉयलर, बॉयलर का लाइफ टाइम क्या कर देते हैं ये डिक्रीज कर देते हैं। थर्ड आपने यहाँ पे क्या इसके डिसएडवांटेजेस की थी बेटा, मेन जो डिसएडवांटेजेस थी कॉस्ट कर दिया आपने, इसके लाइफ स्पैन को डिक्रीज कर दिया। थर्ड आपने यहाँ पे क्या किया था इसमें लीकेज हो जाती है, ठीक है, लीकेज हो जाती है। लीकेज कहाँ पे होती है जो जॉइंट्स पार्ट्स होते हैं जहाँ पे प्लेट्स लगी हुई होती है, एल्कली सॉल्यूशन की वजह से वहां पे क्या क्रिएट होती है एक लीकेज क्रिएट होती है। ये सारी इसके डिसएडवांटेजेस थी। अब आपके पास यहाँ पे जो आता है वो क्या आता है इसके प्रिवेंशन मेथड कि कॉस्टिक इम्ब्रिटलमेंट, भाई होने को तो जो चीजें हम उनको रोक नहीं सकते, ठीक है, स्टार्टिंग में हम कहते थे कि कुछ चीजें हम रोक नहीं सकते, बट काफी साइंटिस्ट ने सॉल्यूशंस निकाले कि हाँ हम कुछ हद तक उनको कम कर सकते हैं, वी कैन मिनिमाइज दैट, ठीक है। तो यहाँ पे जो उनके ऑप्शंस है जिनसे हम उनको मिनिमाइज कर सकते हैं वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। चलिए देखते हैं क्या क्या मेन मेथड्स हैं जिनकी वजह से मिनिमाइज हो पाएंगे। स्टूडेंट्स अब हम इनके करने वाले हैं प्रिवेंशन मेथड्स। तो प्रिवेंशन मेथड हमारे क्या थे, सबसे पहले आप यहाँ पे करते हैं वो क्या था, आपने सोडियम कार्बोनेट का यूज किया था सोडा लाइम प्रोसेस में, यूज सोडियम फॉस्फेट, आपको क्या यूज करना है वहां पे सोडियम फॉस्फेट, यूज सोडियम फॉस्फेट इन प्लेस ऑफ
सोडियम कार्बोनेट, आपको किसकी जगह, सोडियम कार्बोनेट की जगह आपको सोडियम फॉस्फेट यूज करना है, सिंपल आपका एक। सेकंड आपको यहाँ पे कहता है वो क्या यूज करना है कि रिमूव एल्कली, जो आपका जैसे ही वहां पे एल्कली बनता है, एल्कली मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कॉस्टिक सोडा आपका जैसे ही बनता है, रिमूव एल्कली फ्रॉम द बॉयलर, जैसे ही बॉयलर में वो बनता है उसको क्या कर दीजिए, वहां से रिमूव कर दीजिए। ओके। थर्ड आपको कहता है अगर आपको सोडियम कार्बोनेट वहां पे यूज करना है, अगर वो इंपॉर्टेंट है, आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, सोडियम फॉस्फेट आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो उसको कैलकुलेटेड अमाउंट में यूज कीजिए। कहने का मतलब जितना आपने वाटर लिया है उसका रेशो चेक कीजिए कि किस रेशो में उसको हम ऐड कराएंगे, हार्डनेस क्या है उसका रेशो निकालने के बाद उसको उस लिमिटेड अमाउंट में ही आपको क्या कराना है, वहां पे ऐड कराना है। ओके। तो यहाँ पे आप क्या कराते हैं, सबसे पहले ऐड लिमिटेड और कैलकुलेटेड क्वांटिटी ऑफ Na2CO3, आपको क्या कराना है, एक लिमिटेड और कैलकुलेटेड अमाउंट में ही आपको क्या कराना है, उसको ऐड कराना है इन द बॉयलर। फोर्थ प्रोसेस आप यहाँ पे कहने वाले हैं कि जैसे आपने वहां पे किया था, बॉयलर कोरिजन में किया था कि एसिड बनता है, तो आप वहां पे क्या कराते हो, एल्कली ऐड कराते हो न्यूट्रलाइज कराने के लिए। इसी तरह से यहाँ पे एल्कली बनता है तो आप इसमें क्या करा दीजिए, एक स्मॉल अमाउंट में एसिड ऐड करा दीजिए, जिससे बेस और एसिड आपस में रिएक्ट कर ले और आपका जो बॉयलर है वो क्या हो, बेस से फ्री हो जाए और वहां पे उसकी इससे रिएक्शन ना हो। तो सबसे पहले आप क्या कराइए, यहाँ पे फोर्थ है न्यूट्रलाइज द alkali of the boiler by adding some acid, किसका ऐड कराने के बाद, कुछ एसिड ऐड कराने के बाद आप उसको क्या करा सकते हैं, वहां से रिमूव करा सकते हैं, न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। ठीक है। और फिफ्थ प्रोसेस होता है, कुछ कंपाउंड्स होते हैं, क्या होते हैं, कुछ कंपाउंड्स होते हैं, कंपाउंड्स का नाम है लाइक टैनिन। ठीक है। फिर उसके बाद आपका नाम आता है लिग्निन, सोडियम सल्फेट। ठीक है। ये आपके कुछ कंपाउंड्स हैं, जिन कंपाउंड्स को क्या कराते हो आप बॉयलर में ऐड कराते हो। तो जो आपके उनकी जो क्रैक्स होते हैं, जो बिल्कुल बारीक बाल बाल लाइक हेयर लाइक जो क्रैक्स होते हैं, उनको क्या कर देता है, ये ब्लॉक कर देता है। ठीक है। वहां पे उनको बंद कर देता है और वहां पे आपका जो कॉस्टिक सोडा था, NaOH था, वहां पे डिपॉजिट नहीं हो पाता, तो उस वजह से आपका जो वहां पे कोलिजन था उसको क्या कर सकते हो, आप रोक सकते हो। ये आपके क्या थे, मेन तरीके थे जिससे आप कॉस्टिक एम्ब्रिटलमेंट को आप बिल्कुल रोक पाएंगे। ठीक है। आपको डिसएडवांटेजेस तो सेम थी और ये मेथड्स भी कुछ हद तक आपके सेम थे, कॉमन सेंस की बात है, हमने यहाँ पे रिवीजन करा दिया है। अगर आप इनको थोड़ा सा भी ध्यान से करते हैं तो आपको एग्जाम टाइम में दोबारा रिवीजन की नीड नहीं होगी। ओके। अब हमारा एक और टॉपिक है, हम वो करते हैं। चलिए टॉपिक का नेम देखते हैं हमारा सबसे पहले। अब आपका टॉपिक आता है क्वालिटीज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, कि आप जो पानी पीते हैं, ड्रिंकिंग वाटर मतलब हम जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, हम जो पानी पीते हैं उनकी क्या क्या मेन क्वालिटी होती है। आप किस क्राइटेरिया के ऊपर आप ये कहते हैं कि हाँ ये पानी हमारे पीने के लायक है या ये पानी हमारे पीने के लिए नहीं बना। ठीक है। जो आपकी मेन क्वालिटीज होती है जिनके ऊपर आप ये डिसाइड करते हैं कि हाँ ये वाटर आपका यूजेबल है और ये वाटर आपका यूजेबल नहीं है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले बात करते हैं, वाटर वैसे भी पता है हमें, विदाउट वाटर वी कांट थिंक टू सर्वाइव, हम नहीं सोच सकते। अगर हम किसी भी रीजन से हार्मफुल वाटर हम ड्रिंक कर लेते हैं तो हमारी जो किडनीज होती हैं, किडनी को डैमेज कर देते हैं, हमारी बॉडी पार्ट्स काफी तरह से क्या होते हैं, डैमेज हो जाते हैं। ये तो सिंपल था। अब हम यहाँ पे कहते हैं कि व्हाट आर द मेन क्वालिटीज, कि क्या क्या हमारी क्वालिटीज हैं जो हमें यहाँ पे देखनी पड़ती है पानी पीने से पहले। सबसे पहले हम जो चेक करते हैं देखने से कि हमारा वाटर, केमिकल्स और आप लेबोरेटरीज में तो बाद में चेक कराएंगे, सबसे पहले आप ये देखेंगे कि पानी देखने से कैसा है, कलरलेस होना चाहिए, उसमें अगर मिट्टी वगैरह मिक्स होती है या किसी भी तरह से और सॉल्यूशंस मिक्स होते हैं, रेड होता है या ब्लू होता है, येलो होता है, तो आप वाटर ड्रिंक आप नहीं करते। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी जो हमारी होती है, इट शुड बी कलरलेस, वाटर क्या होना चाहिए आपका, कलरलेस होना चाहिए। सेकेंड प्रॉपर्टी बेटा, अब वो पानी अगर आपके पास क्या हो, बिल्कुल चीनी जैसा, शुगर सॉल्यूशन की तरह क्या हो, आपका मीठा हो, ठीक है, ये आपका नमक की तरह बिल्कुल खारी पानी हो, तो हम उसको भी क्या कहेंगे, डेट इज नॉट फिट फॉर आवर ड्रिंकिंग पर्पस, हमारी ड्रिंकिंग के लिए क्या है, वो फिट नहीं है। वाटर का कोई टेस्ट नहीं होता तो वो क्या होना चाहिए, इट शुड बी ओडरलेस, वो क्या होना चाहिए आपका, ओडरलेस, इट शुड बी
odorless, उसमें कोई टेस्ट नहीं होना चाहिए। फिर थर्ड हम कहते हैं वाटर ना तो एसिडिक होना चाहिए ना वाटर आपका बेस होना चाहिए, ठीक है। तो उसको मेजर करने के लिए वाटर की एसिडिटी और बेसिसिटी को मेजर करने के लिए एक हमारी टर्म आती है, दैट टर्म इज द पीएच। टर्म का नाम क्या हमारी पीएच है। पीएच के ऊपर आप डिसाइड करते हो कि वाटर एसिडिक है या बेसिक। आपकी एक पीएच होती है 7 किसको डिसाइड करता है कि आपका वाटर कैसा है, न्यूट्रल। कैसे नेचर का आपका न्यूट्रल। अगर बिलो 7 होती है तो आपका एसिड आ जाता है, अगर आपकी अबोव 7 होती है तो आपका क्या आ जाता है, बेस आ जाता है। तो यहाँ पे वाटर के केस में हम कहते हैं कि जिस इट्स पीएच, इसकी जो पीएच होती है, इट्स पीएच शुड बी इन रेंज 6.5 टू 8.5 कि 6.5 से 8.5 तक आपको क्या होनी चाहिए, उसकी पीएच की रेंज होनी चाहिए, ठीक है, एक फिक्स रेंज है। फोर्थ आपको जो कहता है यहाँ पे, वो क्या कहता है कि जो वाटर होता है वो ज्यादा हार्ड नहीं होना चाहिए, इट शुड नॉट बी हार्ड, इट शुड नॉट बी हार्ड, वो हार्ड नहीं होना चाहिए। आप हार्ड मेजर करते हैं, जैसे आपने अभी किए थे न्यूमेरिकल्स, तो उसमें आप हार्डनेस कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो उसकी हार्डनेस कितनी होनी चाहिए, इट्स हार्डनेस should not be greater than 200 mg पर लीटर। 1 लीटर में 200 mg से ज्यादा उसमें हार्डनेस नहीं होनी चाहिए साल्ट्स की। फिफ्थ आपकी जो प्रॉपर्टीज कहता है, जो वाटर होता है उसमें एल्कलिटी कहता है, उसमें बेस कितना होना चाहिए, ठीक है, इट्स एल्कलिटी should not be greater than 200 mg पर लीटर की उसकी बेसिक अल्कलिटी होती है, जो बेसिसिटी होती है वो भी आपकी 200 mg पर लीटर से आपकी क्या होनी चाहिए, ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद इसकी सिक्स प्रॉपर्टी की आपकी बात करता है, इट शुड बी फ्री फ्रॉम, इसमें बिल्कुल भी आपकी क्या नहीं होनी चाहिए, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं होने चाहिए जिसकी वजह से आपकी बॉडी में डिजीज होती है, एज लाइक आपकी टाइफाइड होता है, कोलेरा होता है, डाइजेंट्री होता है। इट शुड बी फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, की माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से क्या होना चाहिए, आपका फ्री होना चाहिए, इट शुड बी फ्री फ्रॉम द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, एज लाइक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के नाम क्या हो सकते हैं आपके, एल्गी हो सकता है, एल्गी जो, ठीक है। सेकंड आप ये कह सकते हैं यहाँ पे पैरासाइट्स आते हैं, और आप माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के नाम कहते हैं तो आपको क्या आते हैं, प्लैंकटॉन्स मिलते हैं, और फिर आपको मिल जाते हैं फ्लैगुलेट्स एक्सेट्रा, ठीक है। इस तरह से आपके जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनसे आपको क्या रखना है, इसको फ्री रखना है, ठीक है। काफी आपके टॉक्सिक प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस होते हैं, आप ये कह सकते हो काफी आपके जहर वाले टॉक्सिक प्रोड्यूसिंग, आप कह सकते हो बैक्टीरिया एक्सेट्रा, उनसे आपको क्या करना है, जहरीला पानी भी होता है उससे आपको बच के रहना है, वो पानी आपको पीना नहीं है किसी भी कॉस्ट पे। फिर लास्ट आपको कहता है यहाँ पे 7th और आपका 8th आता है, इट्स टर्बिडिटी। टर्बिडिटी क्या होती है, आपकी मेजर करती है कि आपका जो वाटर है वो कितना ट्रांसपेरेंट है, कितना उसके आर पार आप उसमें देख पा रहे हैं, ठीक है। टर्बिडिटी आपकी एक अच्छा मेजर है जिसके ऊपर आप वाटर का लेवल डिसाइड करते हो। तो टर्बिडिटी क्या होनी चाहिए, शुड नॉट बी इंक्रीज्ड बाई 10 ppm। 10 ppm क्या है, 10 पार्ट्स पर मिलियन। 10 पार्ट्स पर मिलियन से ज्यादा क्या होनी चाहिए आपकी, उसमें टर्बिडिटी इंक्रीज नहीं होनी चाहिए, टर्बिडिटी। फिर इसका आता है इट्स टीडीएस वैल्यू, क्या होती है, टीडीएस वैल्यू। टीडीएस वैल्यू को आप क्या कहते हो, आपका टोटल डिसॉल्व्ड सॉलिड्स, क्या आपको कितने उसमें सॉलिड डिसॉल्व्ड है, टोटल डिसॉल्व्ड सॉलिड्स। इसमें आपको टीडीएस की वैल्यू आपने काफी बार देखा होगा, अगर आपके जो सिटीज में आप रहते हो उसमें आपको वहां पे कोई वेल देखी हो, ट्यूबवेल देखी हो, तो उसपे आपको टीडीएस अमाउंट गिवन होती है कि द टीडीएस वैल्यू ऑफ दिस ट्यूबवेल इज दैट, कि उसमें कितने टोटल अमाउंट में आपका सॉलिड डिसॉल्व है, वो क्या होती है, उसकी टीडीएस वैल्यू होती है, वो कितनी होनी चाहिए आपकी यहाँ पे
TDS वैल्यू वहां पे वाटर की होनी चाहिए 500 mg पर लीटर। ठीक है, इसके अंदर आपके सारे आ चुके हैं, हार्डनेस वाला भी आ चुका है, अल्कलिनिटी भी आ चुका है, वो सारे सॉलिड्स जो उसमें वाटर में डिजोल्व हो सकते हैं उनकी मैक्सिमम अमाउंट कितनी हो सकती है 500 mg पर लीटर। अगर इससे ज्यादा आपके वहां पे सॉलिड्स डिजोल्व होते हैं वाटर में तो वो आपके लिए क्या है, हार्मफुल है। इस तरह से आपका ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। बस आपके न्यूमेरिकल्स बचे हुए हैं, वो कॉस्टिक इम्ब्रिटलमेंट्स पे है और वो नेक्स्ट सेशन में आप उनके न्यूमेरिकल्स चेक कर सकते हैं। अदरवाइज थ्योरी पोर्शन आपका वाटर का कंप्लीट हो गया है। न्यूमेरिकल्स हमारे अप्रोक्सीमेटली 5 to 6 न्यूमेरिकल, वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाले हैं। इफ यू लाइक द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस टॉपिक्स, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब अवर वीडियो। थैंक यू।